हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये वीडियो बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। सिंपली ये एक ऐसी स्टडी है जहां पे डाटा को कलेक्ट करना, उसे प्रेजेंट करना और उसे एनालाइज करना सिखाया जाता है। तो अब जब डाटा आ गया है तो डाटा समझते हैं कि डाटा क्या होता है। Facts and figures which are numerical or otherwise collected with a definite purpose। ऐसे फैक्ट्स और ऐसी फिगर्स जो न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं या किसी और फॉर्म में भी हो सकती हैं, जिन्हें कलेक्ट किया जाता है किसी खास पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल पोलिंग रिजल्ट, जब इलेक्शन होता है तो अलग अलग एरिया के जो पोलिंग रिजल्ट होते हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है। उसी रिजल्ट से ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी रूलिंग बनेगी। क्रिकेट बैटिंग एवरेज, अब क्रिकेट बैटिंग एवरेज से ये पता चल जाता है कि कौन क्रिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और कौन खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज के जो प्रॉफिट होते हैं उनसे पता चलता है कि कौन कंपनी अच्छा कर रही है मार्केट में, कौन थोड़ा डाउन जा रही है। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों का टेम्परेचर, ये भी एक डाटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये भी एक डाटा है। नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज, गांव के अंदर कितने आदमी हैं और कितनी औरतें हैं, ये एक डाटा है। इस तरह का डाटा जो है ना गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ताकि वो पता चला सके कि वहां पे मैन और वोमेन का रेशियो क्या है। प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का सामान जो आप बाजार से खरीदते हैं उसकी जो पर्ची मिलती है, जो बिल मिलता है, उसमें लिस्ट होती है सामान की और उसमें उसका प्राइस भी लिखा होता है। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं ना, और भी हजारों तरह के डाटा आपकी लाइफ में डे टू डे में यूज किए जाते हैं किसी खास पर्पस के लिए, ताकि उससे कुछ हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो ये तो हुआ स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, और ये होते हैं आपके डाटा। अब डाटा का कलेक्शन तो हम कर लेंगे। कलेक्शन के बाद बात आती है इसे प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंट करने के तरीके। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कैसे किया जाता है डाटा को। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यूँ तो डाटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपकी क्लास के अंदर सिर्फ ये 4 ही हैं: टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। तो हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आता है टेबल। ये टेबल का एक एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे। ये विलेज है, यहाँ पे ABCDE, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोई गांव है विलेज A, वहाँ पे 10 ट्रैक्टर्स हैं। कोई विलेज B है, उसके अंदर 6 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज C के अंदर 9 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज D के अंदर 12 ट्रैक्टर्स हैं। ऐसे ही E विलेज के अंदर 8 ट्रैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने गांव में से, अलग अलग गांवों में से ये कलेक्ट किया कि किस गांव के अंदर कितने ट्रैक्टर्स हैं, और इस इंफॉर्मेशन को ऐसे सिंपली उतार दिया। तो ये होती है टेबल फॉर्म। अब इसी टेबल से मैं बार ग्राफ बना सकता हूं। इसी इंफॉर्मेशन को मैं यूज करके एक ग्राफ की फॉर्म में दिखा सकता हूं। यहां जो आप देख रहे हैं ये एक बार ग्राफ का एग्जाम्पल है। मुझे विलेज और वहां किस विलेज के अंदर कितने ट्रैक्टर्स हैं इसका बार ग्राफ बनाना है। तो नीचे एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया है विलेजेस को ABCDE, और यहां एक प्रॉपर स्केल लेके नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स को यहां लिख लिया है। अब विलेज A के अंदर 10 ट्रैक्टर्स हैं, तो विलेज A के लिए मैं यहां पे एक बार बनाऊंगा और उसे 10 तक यहां पे इस तरह से बार कंप्लीट करके इसे शो कर दूंगा। विलेज B में ट्रैक्टर्स हैं 6, तो विलेज B के बार को मैं 6 तक बढ़ाऊंगा। इसी तरह C में देखूंगा तो 9 ट्रैक्टर्स हैं, तो इस बार को मैं 9 तक बढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से जो बार्स बनते हैं इनसे बनता है आपका बार ग्राफ। इसमें ध्यान रखने की चीज ये है कि एक तो ये जो बार्स बनते हैं ना, इनका ये जो विड्थ होती है ये सबकी सेम होती है। दूसरा, इनके बीच में ये जो गैप होता है ना, ये भी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो टेबल और बार ग्राफ ये आप छोटी क्लासों में भी सीख चुके हैं। इसके बाद जो तरीका आता है थर्ड, वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को समझने से पहले यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे आप ध्यान दीजिए। यहां लिखे हुए हैं मार्क्स और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हैं 200। 200 बच्चों का कोई एग्जाम हुआ, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अब उन बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए, इस इंफॉर्मेशन को यहां पे टेबल में दिखाया गया है। 0 से लेके 10 मार्क्स 50 स्टूडेंट्स के आए, यानी 0 और 10 के बीच में
अब 0 आए वो भी इसमें आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक इसके अंदर आएंगे। 10 वाला यहाँ नहीं आएगा, 10 वाला यहाँ पे आएगा। 10 से लेके 20 तक इन नंबर्स के बीच में जितने बच्चों के मार्क्स आए वो थे 20। ऐसे 20 से लेके 30 तक मार्क्स जिन बच्चों के आए वो 40 बच्चे थे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना यहाँ पे, ये जो मार्क्स आपको दे रखे हैं ये ग्रुप में दे रखे हैं, एक क्लास बना रखी है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए आपका हिस्टोग्राम बनता है। अब देखिए किस तरह से बनाया गया इसको। एक्स एक्सिस पर जो मैंने लिया है वो ये मार्क्स ले रखे हैं, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने ये वाई एक्सिस पे ले रखा है। मार्क्स जो इसमें लिखे हुए हैं 0 से 10, तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे मैं डॉट लगाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरे बार बनेंगे ये उसी के हिसाब से फिर बनेंगे। तो 0 से लेके 10 तक जो मार्क्स हैं, 0 से लेके 10 मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं वो 50 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये वाला जो बार है इसे 50 तक बना दूंगा। ऐसे 10 से 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो 10 से 20 वाले बार को मैं 20 तक बढ़ा दूंगा। अब ये चिपक के क्यों बन रहा है, देखिए ये कंटिन्यूअस है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे 20 से 30 यहाँ से चिपक के बनेगा। तो 20 से 30 जो मार्क्स आए हैं वो 40 स्टूडेंट्स के, तो इसको मैंने 40 तक बढ़ा दिया। तो ये रीज़न होता है कि ये चिपक के बनता है। हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में यही डिफरेंस होता है कि बार ग्राफ के अंदर जो दिखाया जाता है ना वो कोई इंडिपेंडेंट चीज़ होती है। जैसे विलेज ए हो गया एक अलग चीज़ होगी, विलेज बी हो गया एक अलग चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे तो एक ही चीज़ को दिखाया जा रहा है और वो क्लास के हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो ये हुआ हिस्टोग्राम। नेक्स्ट जो आता है चौथा इसके अंदर तरीका प्रेजेंटेशन का, वो आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन से आप समझ गए, एक क्लोज फिगर होती है जो सीधी लाइनों से मिलके बनती है। अब इसी इंफॉर्मेशन को, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी से मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता कैसे है। देखिए सेम टू सेम, यहां मार्क्स है, यहां भी मार्क्स है, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहां भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कुछ और ही नंबर लिखा हुआ है। यहां पे ये मार्क्स जिस तरह से यहां लिखे हुए हैं ना ग्रुप में, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनता है ना आपका, वो बनता है बेसिकली क्लास मार्क्स जो होती है ना उससे बनता है। ये क्लास मार्क्स क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। क्लास मार्क्स होती है किसी भी इंटरवल का एवरेज। जैसे ये 0 से 10 है, तो 0 प्लस 10 इन दोनों वैल्यूज को, इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करके इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां 10/2 किया तो ये 5 आ गया, तो इसे बोला जाता है क्लास मार्क्स। इसी तरह से मैं 10 को और 20 को प्लस करूंगा, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 30/2 यानी कि ये 15 आ गया, ये 15 आ गया। अभी अगर आपका इसके अंदर यहाँ जो इंटरवल है इनके बीच में अगर आपका गैप इक्वल है ना सबके बीच में, तो यहाँ भी गैप बिल्कुल इक्वल ही आएगा। तो ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप 10 का गैप है, तो सबका गैप यहाँ भी 10 ही आएगा क्लास मार्क्स में। 15 आ गया, अब यहाँ 25 ही आएगा। 20-30 को प्लस करके 50 आएगा, 50 का हाफ करेंगे 25 आएगा। 30-40 को प्लस करेंगे 70 आएगा, 70 का हाफ 35 आएगा। तो देखिए ये जो गैप बढ़ रहा है ना, ये भी 10 से ही बढ़ रहा है, इनके बीच में 10 का ही गैप है, यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो ये जो क्लास मार्क्स होता है इसका यूज होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। यहाँ पे मैंने 5 लिया है क्योंकि मेरा पहला जो क्लास मार्क्स है वो 5 है, और ये वैल्यू 0 से शुरू हो रही है ना, तो यहाँ पे मैंने 0 लिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वैल्यू यहाँ 0 से शुरू नहीं होती है, तो फिर आप यहाँ पे एक ज़ेड लाइन लगा देते हैं। नेक्स्ट जो है वो 15 है, फिर 25, 35, 45। एक मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जब मैं पॉलीगन को बंद करूंगा ना तो वो वैल्यू मेरी नेक्स्ट इक्वल साइज पे होगी, इक्वल डिस्टेंस पे। अब इसमें प्लॉटिंग देखिए, पहली क्लास मार्क्स है 5, ये 5 बनाया, 15, 25, 35, 45, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया। इस क्लास मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये फ्रीक्वेंसी है 50। तो 5 के ऊपर मैं चलूंगा और एग्जैक्टली जहां 50 आएगा वहां पे डॉट लगा दूंगा। ऐसे नेक्स्ट क्लास मार्क्स 15 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 20, तो 15 के ऊपर एग्जैक्टली मैं बिल्कुल सीधा चलूंगा। स्केल से चलेंगे आप, बिल्कुल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए।
तो 15 के ऊपर चल के मैं 20 पे यहाँ डॉट लगा दूंगा। इसी तरह से मैं अगले वालों को भी करूंगा, 25 की वैल्यू पे डॉट लगा दूंगा, 35 की वैल्यू पे डॉट लगा दूंगा, 45 की वैल्यू आ रही है 30, तो यहाँ पे 30 पे डॉट लगा दूंगा। ये होगी प्लॉटिंग। इसके बाद स्केल से आप इन डॉट्स को प्रॉपरली जोड़ देंगे। तो पहली जो वैल्यू 0 से लेके 5 तक ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, फिर 5 और 15 है तो 5 और 15 वाली वैल्यू को, फिर 15 25 तो 25 वैल्यू तक जोड़ देंगे, 25 से 35 ये जोड़ देंगे स्केल से, फिर इसे जोड़ देंगे, फिर इसे जोड़ देंगे। तो ये आपका एक क्लोज्ड फिगर बन गई, ये बन गया एक पॉलीगन। तो ये 4 तरीके हैं बेसिकली आपके सिलेबस में जो डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपकी क्लास के अंदर वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा कलेक्शन, उसके बाद पढ़ा आपने प्रेजेंटेशन, उसके बाद था एनालाइज, डाटा को एनालाइज करना। अब डाटा इकट्ठा तो कर लिया और उसे प्रेजेंट भी कर लिया, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है बेसिकली एनालाइज करना, उसे समझना, उसको रीड करना, उससे रिलेटेड फ्यूचर में प्लान्स बनाना। तो मीन, मीडियन और मोड, ये वो 3 तरीके हैं जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इनसे किसी भी डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहले मीन पे चलते हैं। देखिए मीन का सिंपली मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके 50 में से 48 मार्क्स आते हैं एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में 50 में से आते हैं उसके 40 मार्क्स, तीसरे सब्जेक्ट में 50 में से उसके 42 मार्क्स आते हैं, और चौथे सब्जेक्ट में 50 में से 36 मार्क्स आते हैं, और पांचवें सब्जेक्ट में 50 में से 44 मार्क्स आते हैं। और मुझे निकालनी है इसकी एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस ही तो है, ये जो मार्क्स आए हैं इनका मैं सम करूंगा और डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई हैं? 5। चलिए करते हैं इसको। 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 44 डिवाइड करेंगे इनको 5 से। तो ऊपर ऊपर का जो सम आएगा ये आएगा 210 डिवाइडेड बाय 5। इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 42 आ जाएगा। तो ये जो आया है ये मीन आया है, मीन मार्क्स आ गए हैं ये उस बच्चे के, एवरेज आ गई है ये। तो इस बात का ये मतलब है कि ये जो 42 आया है ना, अगर इस बच्चे के सारे सब्जेक्ट में हम मार्क्स को इक्वल कर दें, जितने भी इसके 210 टोटल नंबर आए हैं इनको अगर हम इक्वल पांचों सब्जेक्ट्स में बांट दें तो एक सब्जेक्ट में उसको 42 नंबर मिलेंगे। ये होती है सिंपली एवरेज। तो एवरेज और मीन का मतलब एक ही होता है। तो मीन को हम x बार से भी डिनोट करते हैं। इसी तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उनका सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। चलिए इसी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है, इस एग्जांपल को भी समझते हैं। यहां आप एक टेबल देख रहे हैं, यहां पे वेजेस लिखी हुई हैं रुपीस के अंदर, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। मान लीजिए कोई कंपनी है जहां पे अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी भी, उनकी जो वेजेस है डेली वो भी अलग अलग है। अब 200 रुपए पाने वाले वहां पे 8 वर्कर्स हैं, 250 वेज जिसको मिलती है ऐसे 6 वर्कर्स हैं, 300 वेजेस जिन्हें मिलती है ऐसे 4 वर्कर्स हैं, 500 वेज पाने वाले वहां पे 2 वर्कर्स हैं। उस कंपनी के अंदर टोटल 20 वर्कर्स हैं। अब इसका जब हम मीन निकालेंगे तो मीन का मतलब है एवरेज निकालेंगे। इस बात का यह मतलब होगा कि टोटल जो पैसा है ना, अगर उस टोटल पैसे को इकट्ठा करके हम 20 लोगों में बराबर बराबर बांटे तो फिर एक को कितना मिलेगा, वो होगी इसकी मीन वेज। तो उसके लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो टोटल पैसा है वो है कितना। तो हम यहां देखेंगे कि 200 रुपए जिन लोगों को मिल रहे हैं ऐसे 8 वर्कर्स हैं, तो 8 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 हो गया, यानी 1600 रुपए तो इन 8 लोगों को मिल रहे हैं। ऐसे 250 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो गया। 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 हो गया। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो गया। ये टोटल पैसा हो गया जो इनको मिल रहा है। इसका सम कर देते हैं।
तो इसका सम जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5300। अभी ये जो मैंने निकाला है ना, ये XI और FI बोला जाता है। यहां पे ये जो वेजेस हैं ये आप XI से डिनोट करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, यहां पे FI से डिनोट किए जाएंगे। तो ये तो हो गया टोटल पैसा। अब इस पैसे को 20 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, तो सिंपली जो फॉर्मूला बनेगा मीन का वो हो जाएगा समेशन ऑफ FI इंटू XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ये जो निशान देख रहे हैं ना आप, इसे सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो इसके आगे लिखा हुआ है ना, उन सब का सम। अब टोटल जो पैसा है वो है 5300। इसे 20 लोगों के अंदर इक्वली डिवाइड करना है सपोज, तो 20 से इसे हम डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कट गया, 530 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 265। तो ये मीन वेज हो गई है। इस बात का ये भी मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर इस सारे पैसे को इकट्ठा करके 20 लोगों में अलग अलग बांट देना, तो एक आदमी को फिर 265 रुपीज मिलेंगे। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन के लिए आपका मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। अब ये तो हुआ मीन। मीन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये होता है आपका मीडियन। देखिए, मीडियन के नाम से ही पता चल रहा है कि मिड जो इसके अंदर आ रहा है ना, उसका मतलब होता है मिडल ऑब्जर्वेशन। मिडल का मतलब है जो बिल्कुल बीच में आता है। अब एग्जाम्पल से ही मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बॉल्स पड़ी हुई हैं। आपसे कोई पूछे कि इनमें सबसे बीच में जो बॉल है वो कौन सी है, तो आप देखेंगे कि ये वाली बॉल बिल्कुल सेंटर में दिख रही है, क्योंकि इसके इधर भी 3 बॉल्स हैं और इधर भी इसके 3 बॉल्स हैं। तो ये तो बिल्कुल सेंटर में होगी। तो यही जो चीज है ना, यही इसके अंदर मीडियन बोली जाएगी। अगर यहां पे कोई नंबर्स लिखे हुए हैं ना, तो जो बिल्कुल बीच में आ रहा है नंबर, वही आपका मीडियन होता है। अब ये जो 7 है, ये 7 है एक ऑड नंबर। तो ऑड में क्या होता है, सेंटर में एक वैल्यू आ जाती है और उसके बगल में दोनों तरफ इक्वल चीज होती है। तो इसमें यहां जो मीडियन आता है ये एक की वैल्यू से पता चल जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये बॉल 7 की जगह 8 होती, 4 5 6 7 8, अब 8 तो एक इवन नंबर है। अब आप इसमें देखिए कि आपको बिल्कुल बीच में कोई दिख रहा है, तो बिल्कुल सेंटर में आपको जो है एक चीज नहीं दिखाई देगी। यहां पे आपको ये 2 चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि इनके इधर बराबर 3 बॉल्स हैं, इधर 3 बॉल्स हैं। तो जब भी आपकी ऑब्जर्वेशंस इवन होती है ना, तो सेंटर में 2 वैल्यूज आती हैं जो कि मीडियन होती है। लेकिन डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज को नहीं लिख सकते हम, मीडियन तो एक ही होता है ना। तो जब ये 2 वैल्यूज आती हैं ना, तो क्या करते हैं कि इन दोनों का सम करके और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एवरेज आ जाती है। तो 2 ही तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं आपके, या तो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी ऑड या फिर ऑब्जर्वेशन होगी इवन। तो पहले ऑड का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां पे मैंने 7 नंबर्स लिखे हुए हैं। अब जब भी आपकी इस तरह की ऑब्जर्वेशन आती है ना, तो आप डायरेक्ट उठा के नहीं लिख सकते कि इसमें सेंटर में कौन आ रहा है। सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अब इन्हें मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, तो सबसे छोटा इसके अंदर 2 है, 2 से बड़ा इसके अंदर 5 है, 5 से बड़ा इसके अंदर 7 है, 7 से बड़ा 14 है, 14 से बड़ा 15 है, 15 से बड़ा इसके अंदर 17 है, और सबसे बड़ा इसके अंदर 27 है। अब वैसे तो ये बहुत छोटे नंबर है, 7 है, मैं डायरेक्ट देख सकता हूं कि सबसे बीच में 14 आ रहा है। लेकिन मान लीजिए ये 7 ना होके बहुत बड़ा नंबर होते, मतलब बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती। फॉर एग्जांपल ये 51 ऑब्जर्वेशंस होती, तो मुझे कैसे पता चलता कि बीच वाला कौन सा है? तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, जब भी आपकी ऑड ऑब्जर्वेशंस होती है ना, तो ये फॉर्मूले से वो वाली टर्म पता चल जाती है जो आपका मीडियन बोली जाएगी। फॉर्मूला होता है ये वाला n+1/2th टर्म। इसी फॉर्मूले को हम यहां पे लगाएंगे, तो n यहां पे है मेरा 7 +1/2th टर्म, तो 7 + 1 8 हो गया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया है 4, यानी 4th टर्म जो होगी ना,
वो इसका मीडियन होगी। तो यहां पे फोर्थ टर्म मैं देख लेता हूं 1 2 3 4, ये वाली जो टर्म है ये मीडियन है, तो ये मीडियन हो गई। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 51 मान के चलता हूं कि यहां पे 51 टर्म्स है, तो फिर मीडियन कौन सी वाली टर्म होती? तो मैं लिखूंगा 51 + 1 अपॉन 2, ये 52 हो गया डिवाइडेड बाय 2, और ये 26 हो गया। 26th टर्म, अगर ये लाइन से 51 ऑब्जर्वेशंस होती तो फिर 26th जो टर्म होती ना वो आपकी मीडियन होती। तो ये तो था ऑड का एग्जांपल। अब एक इवन का एग्जांपल भी देख लेते हैं। इवन का एग्जांपल मैं यहीं पे बना लेता हूं। ये जो मैंने एग्जांपल ले रखा है इस 14 में ही मैं एक और नंबर जोड़ लेता हूं। मैं जोड़ लेता हूं 14 के आगे 29। अब जब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो बस ये मेरा 29 एक और जुड़ जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा है तो आगे ही लिखा जाएगा। अभी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ये हो गई है इवन। तो इवन में मैंने अभी अभी बॉल का एग्जांपल देके बताया आपको कि इवन के अंदर सेंटर में 2 वैल्यूज आती है, उन दोनों वैल्यूज का आप एवरेज निकाल देते हैं तो वो मीडियन मानी जाती है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले आपको यही निकालना होगा कि आपकी जो टर्म्स है ना उनकी वैल्यू क्या है। तो यहां पर क्योंकि ये इवन है और 8 टर्म्स हैं, तो वो 2 टर्म्स कौन सी होंगी जिनका एवरेज निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेंगी। तो 8/2 ये वाली टर्म प्लस n/2 है ना, तो ये 8/2 प्लस 1 ये 2 टर्म और इनका एवरेज। तो 8/2 हो गया 4 प्लस, और 8/2 4 और 4 + 1 यानी कि 5th। तो 4th टर्म और 5th टर्म और इनका एवरेज। अभी यहां पे मैं देखता हूं कि 4th टर्म कौन सी है। तो 1 2 3 4, 4th टर्म है मेरी 14, और फिर 5th टर्म कौन सी है, ये है मेरी 15, और इसका करना है मेरे को एवरेज 2 से डिवाइड। तो ये मेरा मीडियन बोली जाएगी। यहां पे यार 4 5 से ये मत समझ लेना कि 4 और 5 को प्लस करना है, नहीं, ये तो सिर्फ टर्म की वैल्यू, टर्म की जो प्लेस है ना वो पता चल रही है। टर्म की वैल्यू आपको यहां देखने से पता चलेगी। तो 4th टर्म ये थी, 5th टर्म ये थी, इनका एवरेज कर देते हैं। तो 14 और 15 हो गया 29। 29 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 29 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 14.5 आएगी। तो ये इसका मीडियन हो गया। तो मीडियन के अंदर आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है ना, क्या वो ऑड है या वो इवन है। अगर ऑड है तो सिंपली ए की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर इवन है तो पहले आपको वो 2 वैल्यूज पता चलानी होगी जिनका आपको एवरेज निकालना है। तो ये तो हुआ मीडियन। मीडियन के बाद सबसे छोटा सा टॉपिक है मोड। मोड का सिंपली मतलब होता है एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है। एक एग्जांपल देखिए, नीचे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सब के अंदर मैं ये देखता हूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो मेरी नजर पड़ रही है यहां पे 7 पे, ये 7 है और ये 7 है। तो साफ दिख रहा है कि यहां पे जो 7 है ना यही मोड है। तो इस क्वेश्चन का मोड हो गया है 7। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना होता, सिंपली करने का तरीका यह होता है कि पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहां तो मुझे साफ दिख रहा था, लेकिन जब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखता ना तो मेरे नंबर वैसे भी साफ साफ, जब एक साथ होते ना नंबर तो बिल्कुल साफ साफ दिख जाते हैं। तो ये तो था मोड। बस इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर बस यही 3 टॉपिक थे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।